वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज 15 दल के बड़े दिग्गज नेता 27 टॉप लीडर्स अपोजिशन की इस देश के इकट्ठा हुए, उनमें कई तो चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। क्या तय हुआ इन लोगों के बीच और ये अलायंस कितना सार्थक है? इसकी कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस है या नहीं है, या फिर ये एक राजनीतिक जलसे के रूप में ही होकर रह जाएगा और इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा लगता है कि आज देश की सियासत के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता जिनके बहुत मतभेद हैं आपस में, वो सब एक जगह एक मंच पर एकजुट हुए और ये संकल्प लेकर आए थे कि बीजेपी को हराना है 2024 के चुनाव में। उनका जो मुख्य उद्देश्य था। आज देश की सियासत में जब एक साथ विपक्ष नहीं आ पा रहा है, सीबीआई और ईडी से भी डरता है, ऐसे में पटना में नीतीश कुमार का ये सम्मेलन, ये जमावड़ा अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि मतभेद जो पहले थे वो मीटिंग में भी दिखे, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं। देखिए, ये जरूर है कि इन सबको एक मंच पर लाकर बैठाना ही आसान नहीं था, क्योंकि इनके इतने अपने मतभेद हैं और उसी वजह से मीटिंग में एक दूसरे का विरोध भी हुआ और उसके बावजूद लोग बैठे, बात कही और अगली डेट भी तय हुई। तो देश की सियासत में एक विपक्ष के सामने संकट तो है ही है कि पिछले 10 सालों से वो मोदी से लड़ नहीं पा रहा है। मोदी और बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ी है, उनका संगठन है, उनके पास संसाधन है। ऐसे में ये एक तीसरा मौका आया है 2024 के लोकसभा चुनाव का कि मोदी की सबको कैसे रोका जाए। देखिए, एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि विपक्ष को थोड़ी थोड़ी महक या कहिए थोड़ी जान तब मिली जब वो कर्नाटक में कांग्रेस राज्य का चुनाव जीती। उसके बाद से बीजेपी भी थोड़ा घबराई और विपक्ष को थोड़ी ऊर्जा मिली कि बीजेपी को अब हम कई स्टेट में रोक चुके हैं, वहाँ पर अब हम देश में उनके लिए हम एक गठजोड़ बनाए उनके खिलाफ। तो ये बात कर्नाटक की संजीवनी है जो आज ये मीटिंग हुई, उसका असर कह सकते हैं आप। दूसरा, अभी देश के 3-4 बड़े राज्यों में फिर चुनाव होने जा रहा है इसी साल के आखिरी में, लोकसभा से पहले। ये तीनों राज्यों के परिणाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बताएंगे कि ये जो विपक्ष की एकजुटता है ये मोदी लोकसभा चुनाव के पहले आएंगे और इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सियासत में देखिए, नेता मिलते हैं फिर अलग होते हैं, तमाम सारी बातें हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन आत्मविश्वास से झूठ बोलना ही आज के समय में राजनीति हो गई है। तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोले जा रहा है और राजनीति ने एक ऐसी भैंस का रूप धारण कर लिया है जो समाज के भाईचारे को लगातार खाती जा रही है। बंटवारे की राजनीति, उस राजनीति पर रोक लगना जरूरी है। देखिए, आज अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि बीजेपी 2024 में 300 सीटें जीतकर आएगी अकेले दम पर और मोदी को फिर से हम 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो इसी गठजोड़ के, इसी पटना क्रांति जो रैली, जो मीटिंग चल रही थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। तो इस मीटिंग में एक बात साफ हुई कि वोटों का बंटवारा रोकना है, क्योंकि उसी से वो विपक्ष हार रहा है और बीजेपी जीत रही है। लेकिन केजरीवाल के सामने संकट इस बात का है कि अगर उनके अध्यादेश को समर्थन नहीं मिलता है, जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर इसमें भी धोखा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह के कोई आगे गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की गर्दन पे तलवार लटक रही है दिल्ली में। पहले इस अध्यादेश को रोकना इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस तो एमसीडी में मैंने बताया था कि लड़ी थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, फिर वो मेयर का भी विरोध कर रही थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो बीजेपी का उसमें फायदा था और बीजेपी को ही फायदा मिला। एक बात जो कही गई कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से विवाद की आशंका लोग जता रहे हैं, ये राज्यों के स्तर पर तय होगी। संकल्प ये लिया गया कि बीजेपी को 100 सीटों पर रोक देना है देश में। अब इसमें कितना दम है ये वो जाने। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात कही
कि भाई राजनीति में दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करने की जरूरत है। बिहार से तमाम क्रांतियां हुई हैं, नवजागरण हुआ है, लेकिन वो दिल बड़ा करने का संकेत कांग्रेस के लिए था कि तुम दिल बड़ा करने का तात्पर्य क्या है वीरेंद्र जी? कि मतलब ना लड़ो चुनाव यूपी में, या जो हम दे दें ले लो? नहीं, 3 से 5 सीट के लिए कांग्रेस का एक तरह से ऑफर है कि तुम इतने पे संतोष करो, बाकी पे हम लड़ेंगे। इतना दिल बड़ा करो, और दिल बड़ा करो या दिल पर पत्थर रख लो, बात एक हुई। तो ये उसी तरह का बयान है। आप सिर्फ उसको 3 और 5 इतने कम पे कैसे, मतलब पत्थर ही रखना पड़ेगा तब? तो अपने इनके पास संगठन भी तो नहीं है कांग्रेस के पास, क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मायावती आ जाती हैं आगे चलकर, तो कांग्रेस को तो इतने पर ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मायावती तो बराबर से कम पे मानने वाली नहीं है। अभी तो उनका खैर स्पष्टता नहीं है, उनको मीटिंग से अलग रखा गया है। मायावती को बीजेपी के पाले में धकेल के सब अपने आप कह दिए हैं कि उधर रहो, क्योंकि अकेले लड़ने का आपने ऐलान किया है जी। बहरहाल सियासत में जब कोई यात्रा निकलती है, जब कोई बैठक होती है, तो उसमें चर्चा होती है, परिवर्तन लाने की कोशिश होती है। उसमें कोई ऐसी बात न बुराई नहीं है, विपक्ष करे, सत्ता पक्ष उसकी आलोचना करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है जो सत्ता में बैठे हैं। लेकिन चर्चा, धरना, मीटिंग, रैली, यात्रा होती रहनी चाहिए, और उससे ऊर्जा भी मिलती है, लोगों तक बात भी पहुंचती है। सुनिएगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, और समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ रहे हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार ने एक